हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। दिस इज मैं अभिषेक साहू। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं डायमंड प्रो सीरीज का चैप्टर नंबर 13 जो कि न्यूक्लियाई है। और इस चैप्टर से जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पर करा दिए जाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो कि थ्योरी के फॉर्म में होते हैं वो भी आपको यहां पर समझा दिए जाएंगे। 24-25 में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको पढ़ाए जाएंगे। तो इस प्रकार से इस चैप्टर का कंप्लीट पैकेज आपको यहां पर मिल रहा है। जरा भी टेंशन आपको नहीं लेनी है। डायमंड प्रो के क्वेश्चन या बार बार लगाएंगे। और कोई भी आपके पास बुक है, अगर मेरी एक्सेलेंस 95+ है तो बेस्ट। अगर आपके पास एग्जाम टाइम पर अगर कोई और है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसी से अपने क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर लो, आपका काम जो आराम से हो जाएगा। अच्छा बच्चों, हमारी क्लास 12th अभी होने ही वाली है और मुझे पता है कि इसके बाद अपने अभिषेक सर को जो है भूल जाओगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यार आप मुझे भूल जाओ इतनी जल्दी। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो साथ है ना वो लाइफ टाइम का होना चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 4-6 साल तो और का होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको 12th के बाद भी आप लोगों को गाइड करता रहूं, आपको कुछ करियर एडवाइस देता रहूं, कुछ पैसे फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस देता रहूं, है ना, कि भाई ज्यादा पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह की जो एडवाइस मैं कभी कभी चाहता हूं ना कि भाई फिजिक्स से हटके भी हमारे कुछ डिस्कशन होना चाहिए। तो भाई 12th के बाद भी मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता हूं, इसलिए मैंने चैनल बना दिया है आफ्टर क्लास, आफ्टर 12th। ठीक है, तो इस आफ्टर 12th चैनल को आप सभी बच्चों को कर लेना है सब्सक्राइब। इस चैनल की जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर से जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, है ना। और यहां पर जो है अपना प्यार वैसे ही दे जैसे आप यहाँ इस चैनल पर देते हो, ठीक है, क्योंकि होने तो मैं ही वाला हूं। अच्छा, तो लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूं। ये इस चैनल का जो सोल पर्पस होने वाला है वो ये है कि आपको किताबों से हटके भी कुछ जीवन में सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा कि अपने करियर में ग्रोथ आपको कैसे मिले, कैसे आप अपने सपनों को पूरा करें। ये सारी बातें मैं आपको जो है इस चैनल पे सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं और बढ़िया डिस्कशन करा करेंगे, किताबों से कुछ हटके पढ़ा करेंगे। तो आफ्टर 12th ये चैनल है, इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। लिंक मैंने कॉमेंट में, पहले ही कॉमेंट में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अभी कुछ और नाम आ रहा हो तो अपडेट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, जरूर से इसको सब्सक्राइब करके रखना, तो हम 12th के बाद भी एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। अच्छा बच्चों, अब मैं आपको यहां पर कुछ और चीजें बताने वाला हूं, जैसे कि टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो आप उसको ज्वाइन करो। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, सो दैट यहां पर आपको जो भी अपडेट वगैरह होती है वो सबसे पहले मिल जाती है चैनल रिलेटेड, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अब हम आ जाते हैं भाई न्यूक्लियाई में। तो न्यूक्लियाई में ना, न्यूक्लियस ये जो चैप्टर है, हर बच्चे को बस एक चीज तो कम से कम पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कितने प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर को हम Z से बताते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। किसी एटम में 10 प्रोटॉन है तो 10 उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। और मास नंबर आप समझते हो, मास नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की दोनों मिला के संख्या, ठीक है। अगर किसी का मास नंबर 20 है तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के 20 जो है पार्टिकल्स हो रहे होंगे, ठीक है। अब आपको ये बात समझना है। अब मैं आपको थ्योरी में बस वो चीज एक्सप्लेन करूंगा जो भाई आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाने वाली है, ठीक है। ये तो हम सारी चीजें गन शॉट वगैरह में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थ्योरी वाली चीजें। अच्छा, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे ये कह दूं, मैं आपसे यहां पर ये कह दूं कि भाई मुझे ये बता दो कि न्यूक्लियस क्या होती है, तो वो आप मुझे एक्सप्लेन कर ही दोगे। किसी न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना होता है? Ze प्लस Ze। Z का मतलब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना कि भाई ये जो ऊपर वाली कोई भी चीज है ना वो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में आ जाएगी। इंपॉर्टेंट दो बातें हैं, इन दोनों बातों को भूलना नहीं है। पहली चीज, न्यूक्लियस का साइज, यानी कि जो रेडियस है न्यूक्लियस की वो मास नंबर पर डिपेंड करती है। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो उसका साइज भी ज्यादा होगा, कम प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे तो साइज भी उसका कम होगा। मतलब न्यूक्लियस का जो साइज है वो मास नंबर पर डिपेंड करता है। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर डेंसिटी, कौन सी न्यूक्लियस कितनी ज्यादा सॉलिड है, कौन सी न्यूक्लियस कितनी ठोस है ना। न्यूक्लियर डेंसिटी जो है ये इंडिपेंडेंट है मास नंबर के। न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है ना। न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये न्यूक्लियस की प्रॉपर्टी का, कि न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, ठीक। अब जैसे मान लीजिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ जाता है, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखा गया 2 न्यूक्लियाई हैव मास नंबर इन रेशियो 2:5। दो न्यूक्लियाई हैं जिनके मास नंबर का रेशियो 2:5 है, तो कह रहा है न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है,
बहुत बहुत सिंपल है कि एक्चुअल में न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो होगा 1:1। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर डेंसिटी तो मास के हिसाब से बदलती नहीं है, मास नंबर से इंडिपेंडेंट, तो मास नंबर का रेशियो कुछ भी हो लेकिन न्यूक्लियर डेंसिटी जो है सभी न्यूक्लियस की सेम रहती है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जैसे मान लीजिए कि अभी हमने रेडियस के बारे में आपसे बोला, तो आपसे ये कहा जाएगा, अभी न्यूक्लियर डेंसिटी पे एक और क्वेश्चन बनता है। हाँ तो चलो मैं आपको पहले वही बता देता हूं। हाँ जैसे मान लीजिए कि आपसे ये कहा जाए कि ये बताइए कि शो दैट, अब जैसे अभी मैंने आपको बोला ना कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, तो अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि प्रूव करके दिखाओ कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? इसको हम ऐसे प्रूव करेंगे कि भाई मान लीजिए कि हमने कोई भी एक न्यूक्लियस मान ली है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि मास, लेट से एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूक्लियन मतलब एक पार्टिकल का मास अगर छोटा वाला m है और इसके अंदर टोटल कितने जो है वो होंगे, बोला टोटल कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, तो टोटल होते हैं कैपिटल A के बराबर, मास नंबर के बराबर, तो टोटल मास आ गया। देखो मैंने क्या कहा, एक प्रोटॉन का मास अगर m है तो टोटल A प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर, है ना, तो उसका कितना हो जाएगा m इंटू ए। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब बच्चों मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं, मास इंटू ये तो हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब पाई आर की जगह क्या लिखा जाता है? रेडियस, तो रेडियस की जगह लिखा जाता है r0 a की पावर 1/3। ये साइज निकालने का फॉर्मूला है, ये रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। ठीक है, r0 a की पावर 1/3, तो यहां पे क्या लिखा है? r के ऊपर क्यूब, तो ये क्यूब लग गया, तो रो इज इक्वल टू m इंटू ए 4/3 पाई, और ये r0 का क्यूब हो गया, और यहाँ पे a का क्यूब करेंगे तो ये हट जाएगा, तो a से आप यहां पर देखो, ये a से ये कट जाएगा, a से ये कट गया। तो अब आप मुझे यहां पर ये बताइए कि ये फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास डेंसिटी का ये बन जाएगा कि 3 पहुंच जाएगा ऊपर, तो भाई 4/3 पाई आर क्यूब क्यों ली? क्योंकि वो स्फेरिकल होती है ना न्यूक्लियस, तो ये 3 पहुंच गया ऊपर, 3m अपॉन 4 पाई r0 क्यूब, ये आ गया। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व किया। अब जैसे मान लीजिए हम स्मॉल m की वैल्यू पुट करें, यानी कि एक न्यूक्लियन का मास, जैसे कि प्रोटॉन का मास हमें पता है कितना होता है, ठीक है, इसी प्रकार से r0 की वैल्यू होती है 1.2 फर्मी। जब हम इन सबको पुट करते हैं तो यहां पर ये जो वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू निकल के आती है 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, ये वैल्यू निकल के आती है। और अब आप यहां पर देखो कि एक्चुअल में हम यहां पे क्या बोल रहे हैं, क्या डेंसिटी के फॉर्मूले मास नंबर आ रहा है? नहीं सर, वो तो कट गया। तो इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि 10 न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, 10 न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर। मास नंबर को हम बोलते हैं कैपिटल ए। ठीक है, नाउ अभी ध्यान से देखिएगा, इतनी बात हो गई। तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला नहीं, वैल्यू, मतलब हर किसी की जो डेंसिटी होगी वो इतनी होने वाली है, हर न्यूक्लियस की, चाहे वो किसी भी जो है, चाहे हीलियम की न्यूक्लियस हो, चाहे हाइड्रोजन की हो, चाहे न्यूक्लियस की हो, सबकी यही होने वाली है। ठीक है, अब देखिए जरा, अब ऐसे मान लीजिए कभी यहां पर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने वाले हैं? कभी आपसे कहा जाए हाउ इज द साइज ऑफ न्यूक्लियस फाउंड एक्सपेरिमेंटली, तो भाई चैप्टर 12 में एक वो होता है ना एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में एक कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का एक कॉन्सेप्ट होता है, वहां से न्यूक्लियस का साइज जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि बाय फाइंडिंग डिस्टेंस ऑफ closest approach in Rutherford gold foil experiment, size of nucleus can be calculated। ठीक है, नाउ इसके बाद राइट द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड मास नंबर। तो रेडियस का फॉर्मूला हो गया r, और r इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3 होता है। जो r0 है, r0 एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है
1.2 फर्मी, यानी 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻ का 15 मीटर, इसको हम 1.2 फर्मी बोलते हैं। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कैसे आते हैं वो मैं आपको अभी समझा देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि आपको यहां पर क्वेश्चन मिलता है कुछ इस प्रकार से। अब ये क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हो, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन 2024 यानी कि इससे एक साल पहले पूछा गया है, 2024 का। बट ये तो न्यूक्लियर रेडियस वाला नहीं है, न्यूक्लियर रेडियस वाला ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये 2020-21 में इस तरीके से पूछे गए हैं। हाँ, 24 में जो क्वेश्चन आया वो अभी करवा रहा हूं, 25 सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, छूटे कुछ भी नहीं। तो इसलिए पेशेंस के साथ आप इस चीज को देखते रहिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 125 Fe, व्हाट इज द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ 125 Fe, ठीक है, इफ दैट ऑफ एल्यूमिनियम इज 3.6 फर्मी, ठीक है। नाउ तो सबसे पहले आपसे ये कह रहा है कि जिसका मास नंबर जो है आपका 125 है, जिसका मास नंबर 125 है, उसकी आपको रेडियस निकालनी है, ठीक है। बट जिसका मास नंबर 27 है, ऊपर जो लिखा होता है मास नंबर होता है, जिसका मास नंबर 27 है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस है 3.6 फर्मी, 3.6 फर्मी, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो भाई मुझे पता है कि R इज इक्वल टू R0 A की पावर 1/3 होती है R इज इक्वल टू, तो अगर मैं यहाँ पे R1/R2 कैलकुलेट करूं तो ये कैसे निकल के आएगी, R1/R2, तो R2 की वैल्यू भी यही होगी, R0 A की पावर ये A1, A2 की पावर 1/3, ठीक है। नाउ अब यहां पर देखिए कि R0 से R0 कट गया, R1/R2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/3, तो A1 अपॉन A2 की पावर, दोनों के ऊपर 1/3 पावर है ना, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, तो लगा देंगे। तो R1/R2 इज इक्वल टू A1/A2 निकालेंगे तो A1 की वैल्यू है 125, A2 की वैल्यू है 27 और ये पावर 1/3 है, पावर 1/3, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो R1/R2, R2 की वैल्यू 3.6 फर्मी है। अच्छा, ये आ जाएगी मेरे पास कितनी, 125 क्यूब रूट हो गया 5 और इसका हो गया 3, तो इससे हम कैंसिल करेंगे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.2 ये बन जाएगा, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 6 फर्मी, R1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6 फर्मी। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। तो अब मान लीजिए कि आप ऐसे सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, लेट्स से आपको ये क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया कि न्यूक्लियर रेडियस एल्यूमिनियम की जो है एल्यूमिनियम की 3.6 फर्मी है, तो कॉपर की निकालो। सबसे पहले मुझे क्या दे दिया गया कि न्यूक्लियर रेडियस कितनी है, 3.6 फर्मी, जिसका मास नंबर कितना है 27, कह रहा है कॉपर का मास नंबर है 64, ऊपर जो लिखा होता है मास नंबर है, व्हाट इज फाइंड द न्यूक्लियर रेडियस, तो आपको R2 की वैल्यू निकालनी है। तो भाई जिसकी वैल्यू निकालनी है, एक काम करता हूं उसको ऊपर लिख लेता हूं, तो R2/R1 करूंगा, तो R0 से तो R0 कट ही जाएगा, तो A2/A1 का क्यूब रूट लगा लो बस। आपका मन है तो R1/R2 करो, आपका मन है तो R2/R1 करो, एक ही बात है, आंसर आपका सेम निकल के आएगा। R1 की वैल्यू मेरे पास दी गई है 3.6 फर्मी, और A2/A1, तो A2 है 64, A1 की वैल्यू है 27, इसका क्यूब रूट करेंगे तो 16, ये ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे बचेगा 3, ठीक है। और यहाँ पे बच रहा है R2 इज इक्वल टू 3.6 फर्मी, 3 से काटूंगा 1.2, तो R2 की वैल्यू आ जाएगी 4.8 फर्मी। तो इस तरीके से आप निकाल दे। कुछ बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर डायरेक्ट निकाल दे, तो डायरेक्ट निकालोगे ना अकेला कॉपर का देख के, तो हो सकता है कि वो आंसर आपका एक्सेप्टेबल ना हो, क्योंकि उसने दोनों वैल्यूज लिख के दिए, तो उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे मिल जाए, यदि किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे मिल जाए कि फाइंड न्यूक्लियर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस whose mass number is 8, हाँ, ऐसी न्यूक्लियस का जो है आपको साइज बताना है जिसका मास नंबर 8 है। तो ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, ऐसे केस में हम ये करने वाले हैं कि R की वैल्यू तो हो गई R0 A की पावर 1/3, ठीक है। अब आप R इज इक्वल टू R0 की जगह 1.2 फर्मी लिखा जाता है, ठीक है, और डिवाइड में होता तो भाई वो कैंसिल ही हो जाता, A की पावर 1/3, तो A की पावर 1/3, तो अब A क्या है, बोला 8 है। अब 8 की पावर 1/3 कितना हो जाएगा, देखिए जरा, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2 इंटू 2,
तो कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 2.4 फर्मी। तो ये हमने ऐसे निकाल दिया। फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कहां पर, अब हम आ जाते हैं भाई काफी इंपॉर्टेंट सी कहानी पर, जो कि होती है न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी। भाई न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी में वैसे तो काफी सारे पॉइंट्स होते हैं, और सारे पॉइंट से कहीं ना कहीं असर्शनिजन का कोई स्टेटमेंट आ सकता है, या एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो सारे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें होंगी वो तो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर ही देता हूं। सबसे पहले न्यूक्लियर फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मतलब न्यूक्लियस में रिपल्जन, न्यूक्लियर फोर्स का नेचर रिपल्सिव नहीं होता है। चाहे चार्ज कुछ भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, न्यूट्रल हो, है ना, सिमिलर चार्ज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहली बात क्या है, न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा, न्यूक्लियर फोर्स जो होता है शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। जैसे कूलाम फोर्स कैसा होता है, बोला शॉर्ट, कूलाम फोर्स तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, कितनी भी डिस्टेंस होगी कूलाम फोर्स वहां पे एक्ट करेगा। लेकिन ये जो न्यूक्लियर फोर्स है शॉर्ट रेंज फोर्स है। अगर दो न्यूक्लियन यानी कि दो न्यूट्रॉन प्रोटॉन का साइज अगर 4 फर्मी से ज्यादा हो जाता है तो वहां पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता, वहां पे अट्रैक्शन होना बंद हो जाती है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। जब तक डिस्टेंस 4 फर्मी से छोटी रहेगी केवल तब तक ही जो है ये न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है। अब देखिए यहां पर शॉर्ट रेंज फोर्स अट्रैक्टिव, ये तो इंपॉर्टेंट बात है ही। अच्छा, अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है इसकी सैचुरेशन प्रॉपर्टी वाला पॉइंट। इसका अर्थ क्या है, न्यूक्लियर फोर्स फॉलो सैचुरेशन प्रॉपर्टी। सैचुरेशन प्रॉपर्टी का अर्थ क्या होता है, सैचुरेशन प्रॉपर्टी का अर्थ ये होता है कि लेट्स से अगर मैं यहां पर आपसे ये कह दूं, यदि मैं आपसे यहां पर ये कह दूं कि भाई ये रेड वाली न्यूक्लियर, ये रेड वाला जो न्यूक्लियन यानी कि रेड वाला पार्टिकल जो आप यहां पर देख रहे हो, अगर दिखाई नहीं पड़ रहा तो ये देखो, लेट्स से ये हमारे पास एक जो है एक पार्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या है, इसको इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है कहीं लग रहा है, नहीं, ये करेगा बस अपने आसपास वाले जो पार्टिकल इससे डायरेक्टली चिपके हुए हैं, ये उन पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, बस ये उन पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। मतलब सैचुरेशन प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि न्यूक्लियर फोर्स फॉलो सैचुरेशन प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि इट ओनली एक्सर्ट फोर्स ऑन इट्स नेबरिंग पार्टिकल्स, यानी बस ये अपने पड़ोसी पार्टिकल पे ही फोर्स लगाता है, पड़ोसी न्यूक्लियन पे ही फोर्स लगाता है। न्यूक्लियर फोर्स नॉन सेंट्रल फोर्स होता है, यानी कि जैसे हम फोर्स निकालते हैं कूलाम लॉ से तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं, यहाँ पे सेंटर का कोई काम नहीं है, जैसे चिपके हो वैसे चिपके रहो, सेंटर टू सेंटर फोर्स नहीं लगता, ये नॉन सेंट्रल फोर्स जो है होता है, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे आगे। अब इस पर बेस जो है काफी सारी चीजें जो है पूछ ली जाती हैं, लेकिन उससे पहले ना चलो पहले एक क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन में जवाब दो, इस क्वेश्चन में जवाब दो। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। सबसे पहले तो ये वाला आप स्टेटमेंट देख रहे हो, न्यूक्लियर फोर्स इज मच वीकर देन कूलाम फोर्स, ये वाला स्टेटमेंट गलत है, तो बाकी सारे स्टेटमेंट फिर जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा। अब बाकी स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए ना एक ग्राफ जो है वो आपको समझना चाहिए, उसके बाद आप बाकी सारी चीजें भी बता दोगे। देखिए ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ना ये इंपॉर्टेंट है, इस पे से जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, खुद से बनाने को भी दिया जा सकता है। इस ग्राफ में क्या हम ऊपर की साइड बनाएंगे रिपल्जन फोर्स, नीचे की साइड दिखाएंगे अट्रैक्शन फोर्स। ये रिपल्जन और अट्रैक्शन फोर्स किसके बीच में लग रहा है, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में। न्यूक्लियन किसको कह रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन पाया जा रहा है उसको न्यूक्लियन कह रहा हूं, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि जब न्यूक्लियंस के बीच का फोर्स 4 फर्मी या उससे ज्यादा हो जाता है तो आप देख रहे हो फोर्स 0 की ओर बढ़ रहा है, मतलब फोर्स नेग्लिजिबल हो रहा है। देखो ये क्या है, 0, या रिपल्जन में बढ़ रहा है या अट्रैक्शन में बढ़ रहा है। तो देखो अब देखिए जैसे जैसे डिस्टेंस घट रही है, जैसे जैसे डिस्टेंस घट रही है, ये देखो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और यहां पे जाकर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम हो गया, यहां पे जाकर अट्रैक्शन फोर्स कैसा हो गया, मैक्सिमम। तो इस डिस्टेंस को देखो, ये है 0.8 फर्मी, तो 0.8 फर्मी पे अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है दो न्यूक्लियॉन के बीच में, ठीक है। फिर अगर आपने डिस्टेंस को 0.8 फर्मी से और कम किया तो हम देख रहे हैं अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, और 0.4 फर्मी से ज्यादा आपने और डिस्टेंस घटाई तो अट्रैक्शन फोर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, तो यहां पे सबसे, जैसे आप देख रहे हो यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम कहलाती है, ठीक है। तो आपको यहां पर ये समझना है, आपको यहां पे ये समझना है, सबसे पहले 3 पॉइंट लिखे, इन 3 पॉइंट से ज्यादा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। इस ग्राफ को एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में
ऊपर की साइड रिपल्सिव फोर्स दिखाया गया, नीचे की साइड अट्रैक्शन फोर्स। यहां पर आप ये देखिए 0.8 फर्मी पे मैक्सिमम अट्रैक्शन है और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है ना। मिनिमम क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतना ही ज्यादा जो है मिनिमम वैल्यू होगी, है ना। तो आप यहां पर देखो कि यहाँ पे 0.8 फर्मी पे अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम है, फिर आपने डिस्टेंस बढ़ाई 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 और जैसे ही 0.4 फर्मी में पहुंची अट्रैक्शन फोर्स जो एकदम नेग्लिजिबल या फिर जीरो ही हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने डिस्टेंस 0.8 फर्मी से कम करी है तो आप देख रहे हो कि ये अट्रैक्शन फोर्स अब घटते घटते पहले जीरो तक पहुंचेगा, 0.4 फर्मी से और छोटी डिस्टेंस करोगे तो अट्रैक्शन फोर्स विल कन्वर्ट इनटू जो है रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको यहां पर लिख दिए, इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखना और ये ग्राफ जो है जरूर से ध्यान रखना है। ये डिस्टेंस जो है फर्मी के फॉर्म में जो है पूछे दी गई है। अब ऐसे मान लीजिए कि यहां पर आपसे एक सवाल जो है देखिए जरा, इस पर बेस्ड देखो, ये पिछला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया तो इस क्वेश्चन में भी क्या है, इस क्वेश्चन में भी 3 पॉइंट इसी ग्राफ से हैं, जैसे कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियर रैपिडली फॉल्स टू जीरो एज द डिस्टेंस बिकम्स मोर देन फ्यू फेम्टोमीटर। फ्यू फेम्टोमीटर मतलब फर्मी से ही कहा जा रहा है, कह रहा है कि न्यूक्लियर फोर्स जीरो हो जाता है जैसे उनकी डिस्टेंस कुछ फ्यू फेम्टोमीटर यानी कि कुछ फर्मी से ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, 4 फर्मी ज्यादा हो जाती है तो न्यूक्लियर फोर्स जो है जीरो होने लग जाता है। फोर्स इज अट्रैक्टिव फॉर डिस्टेंस larger than 0.8 फर्मी एंड repulsive it is less than 0.8 फर्मी। अगर 0.8 फर्मी से बड़ा है तो अट्रैक्शन 0.8 फर्मी से हो रहा है तो फोर्स जो है रिपल्सिव में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू 0.4 फर्मी होती है रिपल्सिव के लिए, ठीक है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 इज अप्रोक्सीमेटली सेम। कह रहा है कि भाई चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन, सबके बीच में न्यूक्लियर फोर्स सेम होता है क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता, सॉरी चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। अब ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जरा आप इसका आंसर देंगे। इसको 2024 में आया, बताओ जरा इसका आंसर क्या है। पोटेंशियल एनर्जी जो है मिनिमम कहां पर पाई जाएगी, तो 0.8 फर्मी पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पाई जाती है, ये हमें पता है तो हमने इसको जो है टिक कर दिया। अब इसके बाद आप यहां पर ये देखिए तो ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, उस ग्राफ को बनाना सीख लेना और यहां पर जो आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है, ये क्वेश्चन रेडियस की मतलब जो है साइज ऑफ न्यूक्लियस पर ही बेस्ड है। आप इसको यहां पर देखिए, न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स व्हिच हैव देयर वेलोसिटीज इन रेशियो 2:1। इसमें ये कहा जा रहा है कि न्यूक्लियस जो है ये डिसइंटीग्रेट होती है, यानी एक न्यूक्लियस जो है 2 पार्ट में टूट जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है ना, और उसकी वेलोसिटी दी जा रही है 2:1। मतलब इनकी वेलोसिटीज का जो रेशियो है ये 2:1 है, ठीक है। आगे क्या लिखा जा रहा है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का साइज का रेशियो आपको बता रहा है, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर साइज मतलब आपको जैसे जो भी इसके टुकड़े होंगे ना 2 पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो आपको R1/R2 की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, साइज ऑफ न्यूक्लियस, R1/R2 का रेशियो निकालना है आपको। तो कैसे निकाला जा सकता है, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या दिया है, वेलोसिटीज का रेशियो दिया है। तो कभी भी किसी प्रकार का एक्सप्लोजन होता है तो मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। किसी भी प्रकार का अगर एक्सप्लोजन हो रहा है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हम बात करेंगे तो m1v1 इज इक्वल टू m2v2, यहां पे ये बन जाएगा। अब m1v1, अब देखना v1/v2 का रेशियो तो मुझे पता है, तो ये m2/m1 हो गया, तो v1/v2 की वैल्यू आ गई 1/2 और m2/m1 की हो गया। अब आप ध्यान से देखिए m2/m1 अगर ये है और अगर मैं m1/m2 पता करूं तो m1/m2 कितना हो जाएगा, 2/1। तो आपको यहां पर ये बता दिया गया कि भाई m1/m2 जो है 2/1 निकल के आ रहा है। क्या बता दिया गया आपको, यहां पर ये बता दिया गया कि m1/m2 मास का जो रेशियो है ये 2/1 है। अब मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला न्यूक्लियस में 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी रो। अब चाहे कोई भी मास नंबर हो, कुछ भी, डेंसिटी सबकी सेम रहेगी। अब इसको लिख दिया मैंने R1, 4/3 पाई r क्यूब यानी R2 क्यूब इंटू डेंसिटी, और ये 2/1 चल रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखो, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, रो से रो कट गया, तो R1/R2 का अगर मैं क्यूब बताता हूं तो 2/1 आ गया। अब
R1 को अगर मैं ओपन करूंगा तो R0 A की पावर 1/3 आएगा। अच्छा एक मिनट, तो सॉरी, मुझे तो यहाँ पे इसको ओपन ही नहीं करना, बस क्यूब, मुझे तो बस न्यूक्लियस का साइज पता करना है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इन R1/R2 निकालूंगा तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा 2 की पावर 1/3, 2/1 की पावर 1/3, तो ये हो जाएगा मेरे पास क्यूब रूट रेशो 1। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बी हो जाएगा ये। तो इस टाइप से भी इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो किए जा सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब कहानी देखो आपको क्या बताई जा रही है, उसको जरा सा देख लेंगे। अब ऐसे अभी मैंने आपको बताया कि अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या पढ़ना है, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। ठीक है, आइसोटोप हम ऐसे एलिमेंट को कहते हैं सेम एटम के जिनके पास सेम, जिनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो या फिर एटॉमिक नंबर सेम हो, एक ही बात है। तो जैसे हाइड्रोजन, अब देखो एक्चुअल में क्या होता है कि नेचर में एक ही टाइप का हाइड्रोजन नहीं होता है ना, नेचर में अलग अलग प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं। ठीक, तो आप ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन जो है 3 टाइप के हैं। एक है 1H1 यानी कि जिसके पास एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दूसरा है 1H2, 1H2 का मतलब है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन 1H1, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन 1H2, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन 1H3। हमेशा याद रखिए, हमेशा हमेशा आपको याद रखना है कि जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन हो वो आइसोटोप कहलाएगा। ऐसे एटम जिनके पास जिनका मास नंबर सेम हो वो कहलाएगा आइसोबार, और ऐसे एटम जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो वो कहलाएगा आइसोटोन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का तरीका होता है हमारे पास कि ऊपर में से नीचो घटा दो। न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है दैट इज A माइनस Z, A में से Z को घटा दो, ऊपर जो लिखा है उसमें नीचे वाले को घटा दोगे तो वो मिलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे 3 - 1 करेंगे इसमें 2 प्रोटॉन, 4 - 2 करोगे इसमें 2 प्रोटॉन, तो ये आइसोटोन कहलाएंगे, A माइनस Z करके निकल जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हम आ जाते हैं यहाँ पर 2024-25 में बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए थे बाइंडिंग एनर्जी वगैरह से, सिंपल थे, इजी थे, लेकिन अच्छे थे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, एक बढ़िया क्वेश्चन भी था। अच्छा हम आगे बढ़ेंगे, बट उससे पहले हमारी सारी कैलकुलेशन जो है अब से एटॉमिक मास यूनिट में यानी कि AMU में होने वाली है। हमारी सारी कैलकुलेशन किस में होने वाली है, AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में होगी। ठीक है, तो आप यहां पर ये समझो कि 1 AMU कितना होता है। पहली चीज तो होता क्या है कि 1 AMU जिसको हम शॉर्ट में U भी लिख देते हैं, ये एटम के न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मास बताने की यूनिट है ना। तो 1 AMU होता है 1.66 × 10⁻27 kg। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का मास वैसे तो होता है 9.1 10⁻31 kg, 9.1 10⁻31 kg होता है वैसे तो इलेक्ट्रॉन का मास, बट एटॉमिक मास यूनिट यानी कि AMU के फॉर्म में इसको 0.005 यूनिट लिखते हैं। प्रोटॉन का मास वैसे 1.67 10⁻27 kg होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास AMU को फॉर्म में 1.00727 AMU होता है। देखो वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो आंसर हैं जो हम खुद से सॉल्व करते हैं और बुक के आंसर से कुछ डेसिमल में जो है वेरी कर सकते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि बुक में डेसिमल के बाद 6-6 7-7 डिजिट तक कैलकुलेशन की गई है और हमारे लिए उतनी कैलकुलेशन करना काफी ज्यादा रिजिड हो जाता है, इसलिए हम डेसिमल के 4 डिजिट बाद तक ही कैलकुलेशन करते हैं। न्यूट्रॉन का मास 1.0085 या 1.0086 होता है, यह आपको याद रखना होता है। अच्छा एक और चीज बता दूं कि आइंस्टाइन की जो मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन से हम कैलकुलेट करते हैं, कभी भी आपको 1 AMU मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा तो आप 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, है ना। कभी भी आपको ऐसे लिखा मिल जाए, कहीं पर भी आपको एक 1U लिखा मिल जाए या फिर सिंपल U लिखा मिल जाए, आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट करोगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये कन्वर्ट हो जाएगा। हमेशा आपको इतना याद रखना। जैसे कोई कहे कि आपका आंसर आ रहा है 3.5 AMU, तो अभी AMU लिखा है तो अभी ये मास है, लेकिन जैसे आप इसको एनर्जी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप AMU की जगह पे आप या सिंपल U लिखा मिलेगा आपको, तो इस AMU की जगह पे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप इंटू कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो गया किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, और क्या क्वेश्चन है वो मैं आपको अभी समझाता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर ये वाले क्वेश्चन हम हर साल करवाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिए। इस टाइप का अगर सेम क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप बता सकते हैं। कभी भी आइसोटोप का क्वेश्चन आ जाए कोई भी, तो कैसे सॉल्व करना उसको समझो। आपसे यहाँ पर ये कहा जा रहा है
कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के दो आइसो, जैसे मान लीजिए कि कोई गैस है, ठीक है, अब कोई गैस है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि भाई नेचर में कोई भी एटम ऐसा नहीं है कि बस एक ही सैंपल है। आप एक दुकान भी खोलोगे तो उसमें दो तरह के प्रोडक्ट जरूर रखोगे, अगर नहीं रखोगे तो नहीं चलेगी, बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि भाई आप जो भगवान ने भी क्या व्यवस्था बना के रखी है कि क्लोरीन जो है इसके अंदर बस ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्लोरीन, बोला अलग अलग टाइप के क्लोरीन पाए जाएंगे, ठीक है। तो उन अलग अलग टाइप के क्लोरीन को ही हम क्लोरीन का आइसोटोप कह रहे हैं, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि क्लोरीन के वो आइसोटोप जिनका मास 34.98 यूनिट है वो इस सैंपल में 75% लगभग पाए गए, ठीक है। जिनका मास 36.98 एटॉमिक मास यूनिट है वो 24.6% पाए गए। तो इनका एवरेज मास कितना हो जाएगा क्लोरीन का? तो कभी भी एवरेज मास निकालना, तो तरीका ये है एवरेज मास निकालने का तरीका ये है कि जो जितने परसेंट पाया जा रहा है उसका इससे इंटू कर देना है। जो जितने परसेंट पाया गया, 34.98 वाला 75.4% पाया गया, ठीक है। अच्छा, प्लस 36.98 जो जितने परसेंट पाया जा रहा है उसका इससे इंटू कर दो और ऐड करके जो 100 से डिवाइड कर दो। 36.98 कितने परसेंट पाया गया? 24.6% पाया गया है और इसका 100 से इंटू कर देना है। 100 से हमने इंटू कर दिया, ठीक है। एवरेज मास कितना हो रहा है? तो एवरेज मास आप यहां पर देखिए, एवरेज मास आप इसको सॉल्व करके निकालोगे 35.47 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। और ये एटॉमिक मास यूनिट में, ठीक, सॉल्व करके निकाल लेना, ये 35.47 आएगा। करना क्या है, जो जितने परसेंट पाया गया है उसका उससे इंटू करना और 100 से डिवाइड कर देना है। जो जितने परसेंट पाया जाएगा उसका उससे इंटू करना और 100 से कर देना है डिवाइड, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहां पर ये मिल रहा है, इसको जरा देखते हैं क्या लिखा गया है। एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन इज 10.81 यूनिट, ठीक है। कह रहा है कि बोरॉन का एटॉमिक वेट 10.81 यूनिट है। इसके दो आइसोटोप पाए गए। देखो, एटॉमिक वेट ऑफ बोरॉन का एटॉमिक वेट 10.81 है। अब इसके दो आइसोटोप पाए जा रहे हैं। दो आइसोटोप का मतलब क्या है बताओ जरा, कि भाई इसका एवरेज मास तो हमें दे दिया, एवरेज मास हमें दे दिया 10.81, एवरेज मास हमें दे दिया 10.81, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि इसके दो आइसोटोप हैं, 5b10 एंड 5b11। तो आपको इनके अलग अलग जो है ये कितने कितने परसेंट पाए जा रहे हैं नेचर में, वो आपको बताना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट, आप ये मान लेते हैं लेट 5b10, ये जो 10 वाला जो मास नंबर है, ये 10 वाला जो बोरॉन है, इज फाउंड इन x परसेंट, ये x परसेंट में पाया गया, इज फाउंड इन x%, ठीक है। एंड 5b11 इज फाउंड इन 100। भाई अगर ये x% पाया गया तो ये कितना होगा, टोटल में से x घटा दो, 100 माइनस x%। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, एवरेज मास निकालना है। एवरेज मास इज इक्वल टू जो जितने परसेंट पाया जा रहा है, तो 10 वाला x% पाया गया तो 10 इंटू x प्लस, और ये कितने परसेंट पाया गया, 11 वाला 100 माइनस x% पाया गया, ठीक है, अपॉन में 100 चल रहा है। बस आपको अब क्या करना है, अब आपको यहां पर एक काम करना है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10.81 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे ऐसे, एवरेज मास कितना है, एवरेज मास यही लिख देता हूं 10.81, ठीक है। तो अब आप यहां पे इसको सॉल्व करो, आप इस सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 1080 निकल के आ गया, और ये कितना है 10x प्लस 1100 माइनस 11x, ठीक है। तो यहां पर ये बन जाएगा मेरे पास x की वैल्यू जो निकल के आएगी दैट इज 19, है ना। तो 1080 में से 1080 माइनस 1100 इज इक्वल टू 10x माइनस 11x, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 और ये हो जाएगा माइनस का x, x ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ गई 19%, ठीक है। तो 100 माइनस x कितना हो जाएगा, 100 माइनस x जो हो जाएगा 81%। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इन दोनों का रेशो कितना निकल के आ गया, 19:81, मतलब 5b10 जो है 19% पाया जाएगा पूरे सैंपल में, और ये जो है ये आपका जो है 81% पाया जाएगा, ठीक है। चलो, इसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट में जो पढ़ना है दैट इज मास डिफेक्ट। भाई साहब, मास डिफेक्ट जो होता है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है, आप इसको एक बार बढ़िया तरीके से समझिए और काफी काम की बात है, वो आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
और इसके बाद जो है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन। देखो ये चैप्टर है ही सिंपल, पीछे के चैप्टर बनाए ही इसलिए गए हैं ताकि आप आसानी से उनको सॉल्व कर पाओ, इसलिए नहीं बनाए गए ताकि आप जो है भाई जो है एकदम जेई एडवांस का ही पेपर रख देंगे। ये तो इसलिए बनाए गए हैं ताकि बच्चा जो आसानी से सॉल्व करके पास हो सके, एक एवरेज नंबर तक पहुंच सके, और बाकी जो टॉप करने की लड़ाई होती है उसके लिए वो अपने आप ही टफ पेपर जो है बना के दे देते हैं। ठीक है नाउ, तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात जो है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट की थ्योरी तो आप लोग समझते होंगे कि एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मैं प्रोटॉन का मास जोड़ दूं और न्यूट्रॉन का मास जोड़ दूं, उन दोनों से जोड़ने के बाद ये किसका मास है, मतलब प्रोटॉन का मास जोड़ दें, न्यूट्रॉन का मास जोड़ दें, तो उन दोनों से मिलकर जो न्यूक्लियस बनेगी उसका मास जो है कुछ कम होता है। जैसे इसका मास 1 ग्राम है, इसका मास 1 ग्राम है, तो दोनों को जोड़ने के बाद जो मास है वो 2 ग्राम होना चाहिए था, बट वो निकल के आया 1.99 ग्राम। तो भाई साहब ये जो डिफरेंस आ गया मास में, उसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। ये डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। कुछ मास किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी के फॉर्म में। जब भी आप देखते हैं, जब भी आप देखते हो कि जब भी दो न्यूक्लियस जुड़ती हैं या टूटती हैं तो हमेशा एनर्जी वहां से रिलीज होती है, और उसका भुगतान किसको करना पड़ता है, मास को। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का कारण क्या है, बाइंडिंग एनर्जी, है ना, मतलब कुछ मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मास डिफेक्ट को हम डेल्टा एम से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है प्रोटॉन का मास जोड़ दो, तो एक प्रोटॉन का मास होता है एमपी, और टोटल कितने प्रोटॉन होते हैं, बोला जेड, प्लस न्यूट्रॉन का मास जोड़ दो, तो एक न्यूट्रॉन का मास होता है एमएन, और टोटल कितने न्यूट्रॉन होते हैं, बोला ए माइनस जेड। ठीक है, माइनस कर दो किसको, न्यूक्लियस का मास। तो मास डिफेक्ट आ गया। मास डिफेक्ट मतलब प्रोटॉन, सभी प्रोटॉन का मास, सभी न्यूट्रॉन का मास माइनस न्यूक्लियस का मास। ठीक है ना, आपको इतनी बात ध्यान देनी है। क्या आप इतनी बात समझ पाओगे, हाँ, क्या आप इतनी बात समझ पाओगे, हाँ सर मैं इतनी बात समझ जाऊंगा। अब देखिए मैं बात करूंगा बाइंडिंग एनर्जी की। अब किसकी बात करूंगा, अब मैं बात करूंगा बाइंडिंग एनर्जी की। बाइंडिंग एनर्जी की जब मैं बात करता हूं, बाइंडिंग एनर्जी की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको समझना है, बाइंडिंग एनर्जी की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, और वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है वो आप जरा यहां पर ध्यान देंगे। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तो जैसे कोई भी न्यूक्लियस है, ऐसा समझो कोई न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस को तोड़ने, जब मैं इस न्यूक्लियस को तोड़ दूंगा तो सभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग हो जाएंगे। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग अलग करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, उसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी कभी भी आपको निकालनी है तो आपको एक ही बात याद रखना है कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है, देखो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला वैसे तो जो है काफी थोड़ा सा बड़ा सा हो जाता है, ठीक है, बट आप क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। और मैं आपको बता दूं कि सी स्क्वायर की जगह आप हमेशा क्या पुट करेंगे, सी स्क्वायर की जगह आप पुट करोगे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भाई ये कन्वर्ट हो जाए। तो आपको बस एक बात याद रखना कि बाइंडिंग एनर्जी, जब भी मैं आपसे कहूं कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होने वाला है, तो ये फॉर्मूला लगाना डेल एम इंटू सी स्क्वायर। लेकिन ये तो चलो फॉर्मूले में हो गया, बट कभी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है तो जो तरीका मैंने आपको सिखाया था बस वही तरीका आपको फॉलो करना है। क्या कि जहां पर भी आपको 1u या सिंपल u लिखा मिल जाए, वहां 931.5 का इंटू करते चले आना, आपका काम हो जाएगा। अब देखो जैसे मान के चलो कि सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। लेकिन अगर मान के चलो कि सिर्फ एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन को अलग करना, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई, है ना, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, जैसे मान के चलो 4 को अलग करने के लिए हमें चाहिए लेट्स से 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए 4 को अलग करने के लिए। ठीक है, समझना। तो भाई एक को अलग करने के लिए कितनी चाहिए, तो बोला 4 का डिवाइड कर दो, टोटल जितने होते हैं उसका डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी में जब हम मास नंबर का डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। अच्छा एक बार फिर से, अगर मैं सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कहूंगा तो सारे न्यूट्रॉन प्रोटॉन को अलग करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और सिर्फ एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन मतलब एक न्यूक्लियॉन को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, ध्यान रखना। अब जैसे मान लीजिए यहां पर जो है आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, यहां पर आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को जो है कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो इनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी रिजिड है, मैं आपको वो क्वेश्चन करवाता हूं जो 2025 में पूछा गया। मैं आपको कौन सा क्वेश्चन करवाता हूं, जो 2025 में पूछा गया। ठीक है, सभी बच्चों को ये सवाल जो है
खुद से ट्राई कर लेना चाहिए। जिन बच्चों को भी नहीं पता वो यहाँ पे जो है ये देखेंगे, ठीक है। प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, इन सब का मास जो है आपको एएमयू में याद होगा तो बेस्ट होगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि वो लिख के ही नहीं देते कि भाई एएमयू में प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन का क्या क्या मास होता है। ये कब का क्वेश्चन है गाइज? ये क्वेश्चन है 2025 का। तो 2025 का जो क्वेश्चन है वो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप खुद से बना सको। अब इसी टॉपिक से 2025 में और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो कौन से क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको ही बताता हूं। तो 2025 का एक क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, देन आई विल फील मोर हैप्पी गाइज, ठीक है। अच्छा, तो क्या लिखा है? कैलकुलेट मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो आपको मास डिफेक्ट निकालना है और बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है इन फॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन नहीं, वो अलग अलग है, इन फॉर्मेशन ऑफ ड्यूट्रॉन एटम। सबसे पहले आप लोगों को समझना कि भाई ड्यूट्रॉन क्या होता है। तो 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन, 1H2 क्या बोलते हैं? ड्यूट्रॉन। तो आप लोग समझिए कि 1H2 तो कह रहा है कि 1H2 के फॉर्मेशन में कितनी एनर्जी जो है, कितना मास डिफेक्ट आया होगा, कितनी एनर्जी बनी होगी। तो 1H2 का मतलब है इसके पास जो है एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला काम हमारे पास क्या है? सबसे पहला हमारे पास काम यह है कि भाई हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला होता है Z इंटू MP, ठीक है, प्लस A माइनस Z इंटू Mn, ठीक है, माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। नाउ डेल्टा M इज इक्वल टू, डेल्टा M इज इक्वल टू क्या हो गया? Z इंटू MP। Z का मतलब कितने जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो नीचे जो लिखा गया है वो हमेशा Z की वैल्यू होती है, ऊपर जो लिखा गया है वो हमेशा A की वैल्यू होती है, ठीक है। तो Z की वैल्यू है 1, प्रोटॉन का मास जो होता है दैट इज 1.0072, ठीक है। वैसे तो 1.00727 तक जाता है, लेकिन 1.0072 प्लस A माइनस Z करेंगे तो A में Z घटाओगे, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही बचेगा। तो 1 का इंटू मैंने किया किससे? 1 का इंटू मैंने किया न्यूट्रॉन के मास से। तो न्यूट्रॉन का मास होता है, न्यूट्रॉन का मास होता है 1.0086। मतलब वैसे कैलकुलेशन थोड़ी रिजल्ट हो जाती है, इसलिए सीबीएसई ने सिंपल कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन है वो लिया, ठीक है। माइनस न्यूक्लियस का मास वो लिख करके देंगे, दैट इज 2.0135, और ये सभी वैल्यूज एएमयू में चल रही हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे एएमयू। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम बच्चों एक काम करेंगे कि यहां पर क्योंकि मेरे पास प्रिविलेज है तो मैं यहां पर जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूंगा। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे क्या रे सर हमारे लिए ऐसे। अरे देखो बच्चों, ये मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब अगर आप फिजिक्स के टीचर से यही एक्सपेक्ट नहीं कर पाओ कि सर को जो है वो आते होंगे प्लस माइनस करना, तो यार मैं क्या ही कहूंगा। 1.0086, हाँ कभी कभी हम भी गलत कर देते हैं, उसकी ऐसी कोई बात नहीं है। 2.0158 माइनस, तो इन दोनों को सॉल्व करके 2.0158 आ गया, माइनस 2.0135, ठीक है। और ये एएमयू में चल रहा है, ठीक। तो अब मैं इसमें से ये घटा दूंगा 2.0135, कितना बन गया? 0.00229। तो डेल्टा M इज इक्वल टू 0.00229, और ये एएमयू में आ गया। अब मुझे इसको किसमें, ये तो हमने निकाल दिया मास डिफेक्ट, अब मुझे इसको बाइंडिंग एनर्जी में अगर कन्वर्ट करना है, बाइंडिंग एनर्जी में, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसमें मैंने 0.00229, ठीक है। अब बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो मैं 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कर दूंगा इनटू। तो इसमें 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर इनटू होगा तो ये बन जाएगा 2.142। तो बाइंडिंग एनर्जी निकल के आएगी 2.142, और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी बाइंडिंग एनर्जी आ गई। अब कभी जैसे ये तो मैं निकाल दी बाइंडिंग एनर्जी, ये क्या हो गया? ये हो गया मास डिफेक्ट, और ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी। अब कभी आपसे ये कह दिया जाए कि भाई ये तो बाइंडिंग एनर्जी निकाली, मुझे निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालना है तो मास नंबर का डिवाइड कर दो बस। तो ये कितना हो जाएगा? EB अपॉन A। तो 2.142, इसका मास नंबर कितना है? ये 2, तो 2 का डिवाइड करिए, तो 2.142 डिवाइडेड बाय 2, 1.017, नहीं नहीं नहीं, हाँ ठीक है, 1.017 मतलब 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाता है, ठीक है। तो 1.07 तो मेगा इलेक्ट्रॉन, दैट इज अप्रॉक्स
आपका जो 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये निकल गया है। अब बताओ इसमें ये तो मैंने एक्स्ट्रा निकाला है, इसमें 2025 में सिर्फ इतना सा पूछा गया था, आप इसको कर नहीं सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे सर। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूं, जैसे कि ये मान लो जरा, अब देखो यहां पर ये कैलकुलेशन वाला काम है, आप इसको यहीं कहीं देखो, फिर मैं आपको बढ़िया क्वेश्चन करवाता हूं जो कि 2026 में फिर से 26 में पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। शायद 25 में तो पूछा ही गया है, 25 में तो पूछा ही गया है, लेकिन जो है 26 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी इन फॉर्मेशन ऑफ 20 कैल्शियम 40। ठीक है, अब कैल्शियम का जब फॉर्मेशन होगा तो उसका मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे? तो भाई देखो सिर्फ प्लस माइनस का काम है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। सबसे पहले मास डिफेक्ट का फॉर्मूला, तो Z इंटू MP प्लस A माइनस A इंटू MN, और ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस, तो Z। अब इसमें जो नीचे लिखा गया है वो Z है और ऊपर जो लिखा गया है वो A है। तो हमने देखा कि Z की वैल्यू 20 और 20 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन A माइनस Z, A में से Z घटाएंगे तो ये भी 20 है, 20 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके बाद टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसको घटा देना है। सॉल्व करने के बाद इतना 0.3535 AMU आएगा। AMU को हमने मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया 930.1.5 का जो है इंटू करके, तो इतना आ गया। अब कभी मुझे अगर निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए, देखो तो ये तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी आ गई, बट कभी मुझे अगर निकालना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब कैल्शियम में से एक न्यूक्लियन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो आप क्या करेंगे, टोटल मास का जो मास नंबर का डिवाइड करते हैं, तो 329.3 में मास नंबर का अगर डिवाइड करते हैं तो जो कि 40 है, तो ये इतना 8.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन, किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा एक होमवर्क दे दूं आपको, होमवर्क दे दूं, होमवर्क प्रोटॉन का मास, चलो चलो इसके लिए ना मुझे ट्रीटियम का मास पता करना पड़ेगा, तो एक काम कर लेते हैं, मास ऑफ ट्रीटियम ये कितना आ रहा है, 3.0604 इन AMU। AMU में भी यही है क्या? ठीक है, 3.01604 3.01604 AMU। इसको मैं बोल देता हूं ये मास है 1H3 का, ये 1H3 का मास है। प्रोटॉन का मास आपको पता ही है, न्यूट्रॉन का मास आपको पता ही है। ठीक है, तो ट्रीटियम किसको कहा जाता है, 1H3 को। तो आपका ये होमवर्क है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ट्रीटियम एटम। पहले क्या निकलेगा, मास डिफेक्ट, कमेंट सेक्शन बताना, फिर क्या निकलेगा बाइंडिंग एनर्जी, कमेंट सेक्शन बताना, फिर बाइंडिंग एनर्जी में हम मास नंबर का डिवाइड कर देंगे जो कि 3 है, जो तो आप जो है कितना आएगा, इसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूं। होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है और ये बेहतरीन क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपको बाइंडिंग एनर्जी कर पढ़ाऊंगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसके बाद आपको बाइंडिंग एनर्जी कर पढ़ाया जाएगा और उसके बाद न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, तो सभी बच्चे जो है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। और हाँ, भूल मत जाना कि ये डायमंड प्रो सीरीज आप से अगर आपकी हेल्प हो पा रही हो थोड़ी बहुत भी, तो जब आपका रिजल्ट आ जाए ना तो मुझे जरूर से जो है अपना रिजल्ट शेयर करिएगा गाइज, जरूर से अपना रिजल्ट मुझे इंस्टाग्राम पे आपको शेयर करना ही है। इसमें मैं आपको कोई चॉइस नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ ना बताओ, ठीक है, वो तो आप लोग के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन एक चीज मेरे हाथ में रहेगी, वो ये है कि आपको करना ही पड़ेगा अपना रिजल्ट शेयर। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आईडी तो आपको मेरी पता है, आप उस पर अपना जो रिजल्ट है वो जरूर से मेरे साथ शेयर करेंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी क्या है मेरी, अभिषेक सर 001। ठीक है, चलिए तो अब आप यहां पर देखें, ये क्वेश्चन है बढ़िया, ये क्वेश्चन लगभग 2024 या 25 में पूछा गया है, एग्जैक्टली याद नहीं कब, लेकिन 2024 या 25 का ये क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसको रखता हूं। और इस चैप्टर में से अगर कुछ ऐसे
कॉम्प्लेक्स बना के दे सकते हैं, तो बस भाई वो यही क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है नाउ, अब देखिए इस ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए गिवन कॉइन हैज मास 3 ग्राम। कोई भी कॉइन है जिसका मास कितना है, 3 ग्राम है। कॉइन का मास 3 ग्राम है किस, ठीक है। आगे कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। कह रहा है कि सभी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी। तो भाई न्यूट्रॉन प्रोटॉन को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी लगेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे जरा देखो, तो कितनी बाइंडिंग एनर्जी लगेगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप ये पता कर लो ना कि भाई टोटल कितने एटम है। जैसे देखो सिंपल सी बात है, जैसे मैं आपसे, मुझसे हर बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि 1H2 यानी ड्यूट्रॉन एटम में कितना जो है बाइंडिंग एनर्जी लगी। तो मैंने क्या किया, इस एक एटम का मास डिफेक्ट निकाल लिया और उसमें 931.5 का इंटू कर लिया। तो पहले आपको एक एटम का मास डिफेक्ट निकालना होगा। जब आप एक एटम का मास डिफेक्ट निकाल लें तो पता कर लो कि 3 ग्राम कॉपर में, ये आगे लिखा है ना कॉइन इज मेड अप ऑफ कॉपर, तो पता कर पहले एक एटम का जो है मास डिफेक्ट निकाल लो, फिर पता कर लो कि 3 ग्राम कॉपर में कितने एटम होते हैं, उतने एटम का इंटू कर देना, आ जाएगा आंसर। जैसे एक एटम में मास डिफेक्ट जितना आया तो 2 एटम में 2 का इंटू कर दो, 1 करोड़ एटम में 1 करोड़ का इंटू कर, 10 करोड़ एटम में 10 करोड़ का इंटू कर दो। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि भाई कॉपर के एक एटम का मास डिफेक्ट कितना है। तो कॉपर के एक एटम का मास डिफेक्ट निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस। Z इंटू MP की बात कर लेता हूं तो Z की वैल्यू कितनी है कॉपर में 29, ये तो लिख के देगा, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.0072। ठीक है, प्लस A माइनस Z की वैल्यू 63 में से 29 जाएगा तो कितना बचेगा 34 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0086। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप यहां पर देखो माइनस न्यूक्लियस का मास जो उन्होंने लिख के दिया है दैट इज 62.9296। ठीक है, तो सारा कुछ सॉल्व करके जो है अभी हम यहां पर आपको कैलकुलेट करके बताते हैं। 29 इंटू 1.0072 29.208। ठीक है, अच्छा 34 इंटू 1.0086 34.2924 माइनस 62.9296। ठीक है, अब देखिए घटा देते हैं इसको, पहले ऐड कर लें 29.2028 प्लस 34.2924 माइनस 62.9296। इसको सॉल्व करने पे 0.5715 आ रहा है। तो मास डिफेक्ट जो निकल के आया एक एटम का, हाँ तो ये कितना हो गया 0.5715 AMU। ये क्या है, मास डिफेक्ट ऑफ वन कॉपर एटम, मास डिफेक्ट ऑफ वन कॉपर एटम, एक कॉपर एटम का इतना मास डिफेक्ट है। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, अब इतना काम करेंगे। तो अब मुझे निकालनी है बाइंडिंग एनर्जी। तो अगर मैं पहले एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी निकाल लूं तो एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी हो गई बाइंडिंग एनर्जी ऑफ वन एटम। पहले एक एटम की कैलकुलेशन कर लो ना, तो 0.5715 में मैं यहाँ पे 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इंटू करता हूं। ठीक है, तो इसमें मैं कितने का इंटू कर दूं 931.5 का इंटू कर देता हूं, कितना आ रहा है। तो बाइंडिंग एनर्जी एक एटम की जो निकल के आई, एक एटम दैट इज 532.35। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक एटम की आ गई। अब मुझे ये पता कर लेना चाहिए कि भाई साहब टोटल कितने एटम है। अब टोटल एटम की कैलकुलेशन के लिए मैं हमेशा एक काम करता हूं, वी नो दैट जितना मास नंबर होता है उतने ग्राम में 6.023 10 to the power 23 एटम होते हैं। वी नो दैट इसका मास नंबर कितना है बोला 63, तो 63 ग्राम में कितने कॉपर एटम होंगे 6.023 10 to the power 23 एटम।
तो 1 ग्राम में कितने होंगे? अगर इसका मास नंबर 15 होता तो 15 ग्राम में इतने कॉपर एटम, अगर इसका मास नंबर 10 होता तो 10 ग्राम में इतने कॉपर एटम। ठीक है, तो इसका मास नंबर 63 है तो 63 ग्राम में इतने कॉपर एटम होते हैं। यही एवोगैड्रो हाइपोथेसिस होती है। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन में 63 एटम। ठीक है, अब आप यहां पर देखो 3 ग्राम में कितने होंगे, तो 3 का दोनों साइड इंटू कर दो। तो अगर मैं यहां पे 3 का इंटू करूंगा, नंबर ऑफ एटम इन 3 ग्राम, तो 3 ग्राम में कितने हो गए? बोला 3 ग्राम में हो गए मेरे पास, 3 का इंटू दोनों साइड कर दिया अपॉन में 63। ठीक है, नाउ ध्यान से देखो, इतने एटम मिल रहे हैं, इतने एटम। ठीक, नाउ तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3 ग्राम कॉपर, तो क्या लिखेंगे? बाइंडिंग, टोटल बाइंडिंग एनर्जी मैं लिखने वाला हूं यहां पे। ठीक, 3 ग्राम की बाइंडिंग एनर्जी, तो 3.6023, मतलब मैं बस, अब देखो इतने कॉपर एटम होते हैं ना, इतने कॉपर एटम, तो बस अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। तो देखिए 3 का इंटू 6.023 से पहले इसको इतना सॉल्व कर लूं, तो 3 से तो काटूंगा 21 आ जाएगा। 6.023 डिवाइडेड बाय 21, 0.286, तो 0.286 10⁻23 इंटू एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी, मतलब एक एटम की बाइंडिंग एनर्जी कितनी निकल के आई? ये निकल के आई 530.35। बस सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। टोटल बाइंडिंग एनर्जी हम निकाल रहे हैं। इंटू 532.35, 152.25। इंटू 10⁻23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफी बड़ा सा आंसर जो है इसका आ रहा है, बट दिस इज ट्रू, बट दिस इज ट्रू। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 आगे पीछे कहीं हो सकता है कैलकुलेशन में, अगर एक आध कोई गड़बड़ हो गई तो बस वही है, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 1.5225, ठीक है, इंटू 10⁻21 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम ऐसे इसको लिख सकते हैं बस। बाकी मुझे इसका आंसर एक बार चेक भी करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो मैं इसका एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूं कि इसका आंसर क्या है, कहाँ मिल जाएगी फाइल ये। बस मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं इसका आंसर चेक करके अभी के अभी इसको जो है निपटाता हूं। हाँ, लगभग इतना ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नाउ तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। इतना करने के बाद मुझे पता है कि भाई आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो गई होगी और आप सेम टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब आ जाता है बाइंडिंग एनर्जी कर्व, और बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमें क्या बताता है वो समझिए आप, काफी इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। अब बाइंडिंग एनर्जी कर्व सर एग्जाम में आता भी है कि नहीं आता? तो पहली चीज तो बच्चों डायरेक्ट बनाने को भी पूछ सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी कर्व। दूसरी चीज, अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद ना हो तो 2-4 वैल्यू याद करके जो है इसको बनाने की प्रैक्टिस जरूर करना। मैं आपको अभी जस्ट ये बताऊंगा कि भाई ये कैसे पूछा जाता है। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी कर्व बताता क्या है, तो देखो बाइंडिंग एनर्जी कर्व हमें बताता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के बीच में रिलेशन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सुनो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होता है कि एक न्यूक्लियन को तोड़ने में कितना जो है आपको एनर्जी लगी, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो जिसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज्यादा स्टेबल है ना। तो जैसे मान के चलिए जिस मास नंबर को, जिस न्यूक्लियस को ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए, वो ज्यादा स्टेबल है। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो होता है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के बीच में ग्राफ होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर के बीच में एक ग्राफ होता है। एक बात हो गई ये, ठीक है। दूसरी बात समझिए, दूसरी बात, अब दूसरी बात बच्चों यहां पर ये होती है कि ये कर्व हमें बताता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम वो कम स्टेबल। ठीक है, तो इस ग्राफ में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको भी समझा देता हूं और ये बातें भूलना मत। जैसे सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 1H2 की, ये 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, तो ये लिख दिया मैं लीस्ट।
सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है ये होती है Fe56 की, यानी मतलब वो आयरन जिसका मास नंबर जो 56 है। तो मैक्सिमम कितनी होती है 8.76 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब न्यूक्लियस जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसको सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है तब जाके इसका जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बाहर आता है। एवरेज इस सभी एलिमेंट्स की अगर मैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकालूंगा एवरेज, तो वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं देखता हूं कि 30 से 140 की रेंज में जो है, मतलब जिनका मास नंबर 30 से 140 की रेंज में है, तो वो मास नंबर कैसे हैं, बोला स्टेबल है। कैसी कैटेगरी में आएंगे, स्टेबल की कैटेगरी में आए। क्यों, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर चल रही है। ठीक है, बस ये सारी बातें आपको ध्यान देना है। ठीक, अब ऐसे मान लीजिए, अच्छा इसमें एक चीज और है, इसमें एक चीज ये है, जैसे हीलियम में, कार्बन में, ऑक्सीजन में यहाँ पर पीक यानी कि ऐसे शार्प पॉइंट, उठे हुए पॉइंट दिखा रहे हैं। उठे हुए यानी कि ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी वाले पॉइंट हैं, इसका मतलब ये अपने पड़ोसी न्यूक्लियस से ज्यादा स्टेबल हैं, इसका अर्थ ये हो रहा है। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट से नोट पॉइंट्स होते हैं, आप इन नोट्स पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लेके एक बार इनकी रीडिंग जरूर से कर लेना। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो, इसके बाद ये भी अगला जो है यहाँ पर बता दिया गया है। अच्छा, अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से 2024 या 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया 1 नंबर में, ये आपको बताना है। मुझे क्या एग्जैक्ट ध्यान नहीं रहता कि ये 25 का है कि 24 का, बट ये रीसेंट ईयर ही होती है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे 2024 या 25 बोल देता हूँ। ठीक है, नाउ तो बाइंडिंग एनर्जी के बारे में यहाँ पर 24-25 का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भाई साहब आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर में ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, कौन सा ग्राफ इसमें से करेक्ट है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से इसका जवाब आपको देना चाहिए, कौन सा ग्राफ करेक्ट है। ठीक है, तो देखो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमने क्या देखा कि जैसे आप स्टार्टिंग में जाते हो तो स्टार्टिंग में बाइंडिंग एनर्जी जो है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और आयरन तक जाके मैक्सिमम हो जाती है, आयरन के बाद फिर ये घटने लग जाती है। ठीक है, तो ये वाला जो ए कर्व है वो आपका बताया जाएगा, जो 56 है ना आयरन के लिए मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसके बाद ये घटता चला जाएगा, तो इसका ए करेक्ट आंसर है। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था। अब ऐसे मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड मतलब 2-3 नंबर में कैसे आएगा, तो ऐसे दे देंगे, शो द वेरिएशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद मास नंबर, यानी कि आपको रिटर्न फॉर्म में कह दिया कि कह रहा है ग्राफ बनाओ और इसकी सिग्निफिकेंस लिखो, यानी कि इसकी इंपॉर्टेंस लिख दो इस कर्व की। ठीक है, अब कुछ और बातें जो है यहाँ पर न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन के बारे में लिखी गई हैं, जो कि मैं फिजन फ्यूजन को आपको समझा रहा हूं, तो उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि इतनी बात आप लोग समझ गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम जो है अब 2024-25 के क्वेश्चन फिर से इसके अंदर फिजन और फ्यूजन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये मैं पीडीएफ में सब कुछ अटैच कर दूंगा, तो आप एक बार उसको जरूर ध्यान से देख लें। ठीक है, चलो पहले इतना सेव कर लेता हूं मैं। तो न्यूक्लियर फिजन में लाइटर न्यूक्लियाई, हैवी न्यूक्लियस को तोड़ के लाइटर न्यूक्लियाई बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियस को तोड़ के लाइटर न्यूक्लियाई बनाते हैं, और ये जो लाइटर न्यूक्लियाई बनती हैं ये स्टेबल होती हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होती हैं वो आसानी से टूट जाती हैं। ठीक है, और बहुत ज्यादा हल्की होती हैं वो भी आसानी से टूट जाती हैं। तो फिजन में स्टेबिलिटी की ओर जाया जा रहा है और फ्यूजन में भी दोनों को जोड़ के स्टेबल बनाया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जो बीच की रेंज में होता है ना वो स्टेबल है, बहुत ज्यादा भारी भी अनस्टेबल है और बहुत ज्यादा हल्का भी अनस्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की ओर पहुंचना है तो जो है इसको तोड़ा जाएगा, हैवी न्यूक्लियस को, और लाइटर न्यूक्लियस को जोड़ा जाएगा। इन दोनों ही प्रोसेस में क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एक बार फिर से, एक हैवी न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन की मदद से तोड़ा जाता है, प्रोटॉन के से क्यों नहीं, क्योंकि प्रोटॉन रिपल्जन होकर दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आर पार चला जाएगा, इतना छोटा है कि टूटेगा नहीं। न्यूट्रॉन पे कोई रिपल्जन फोर्स नहीं है, कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है, तो न्यूट्रॉन इस हैवी न्यूक्लियस में घुस जाता है और हल्के हल्के 2 लाइटर न्यूक्लियाई बनाता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है काफी सारी। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, तो हल्के हल्के न्यूक्लियस जुड़ करके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होती है। अब कभी भी आपसे यह पूछा जाए कि एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला बता दीजिए, तो आपको यहां पर यह फॉर्मूला जो बताया जा रहा है इसको आपको याद रखना है। ठीक है, जो एनर्जी जो होती है, एनर्जी जितनी रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू। जो एनर्जी जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू, क्योंकि एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, हीट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब देखिए अगर Q वैल्यू, Q यानी हीट या एनर्जी पॉजिटिव आई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है और नेगेटिव आई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। Q की वैल्यू यानी एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और अगर नेगेटिव हुई तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत तगड़ा जोश है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब एक्चुअल में Q वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो समझ लो। Q वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बिल्कुल क्वेश्चन बता देता हूं, वो आप लोग जरा यहां पे ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब भी मुझे Q वैल्यू, अच्छा जैसे कभी आपसे कहा जाए कि एनर्जी का सोर्स क्या है, तो एनर्जी का सोर्स है मास डिफेक्ट। एनर्जी का सोर्स क्या है? मास डिफेक्ट। चलो ध्यान दो जरा, आप सुनेंगे, ध्यान दो। कभी भी आपको Q वैल्यू निकालनी है तो सुनो, Q वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Q वैल्यू निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इंटू सी स्क्वायर। अगर मास के फॉर्म में दिया है तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट करते हैं इंटू में सी स्क्वायर, सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। और अगर वैल्यू जो है, अगर क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में दिया गया है तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मतलब अगर Q वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, Q मतलब एनर्जी की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, मास के फॉर्म में दिया है तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट चलेगा, और अगर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में दिया है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट चलेगा। मैं आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं, फिर आपको अपने आप जो है बढ़िया क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूं तो क्लैरिटी हो जाएगी। अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक्सोथर्मिक और नेगेटिव है तो एंडोथर्मिक। न्यूक्लियर फिजन की ये रिएक्शन आपको याद करनी ही चाहिए और आपको याद होनी ही चाहिए। न्यूक्लियर फिजन में क्या बताया जा रहा है कि ये डेफिनेशन लिखी हुई है, द प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट यानी कि टूट जाता है दो हल्के हल्के न्यूक्लियस में, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। सबसे पहले इक्वेशन जो बता रही है रिएक्शन, उसमें यह बताया जा रहा है कि यूरेनियम 23592 वाला जो है एक एटम होगा, न्यूक्लियस होगी, जिसमें एक न्यूट्रॉन को घुसेड़ा जा रहा है। ठीक है, जिसके बाद टूट के दो टुकड़े हो जाएंगे, बेरियम 56 144 36 89 क्रिप्टॉन। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन यहां से रिलीज होंगे और खूब सारी एनर्जी रिलीज होगी, और इस रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी रिलीज होती है। ये क्वेश्चन आपको याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, नाउ अब इसके बाद आपको यह कहा जाएगा कि जरूरी है क्या सर हर बार बेरियम और क्रिप्टॉन बनेंगे? नहीं, कभी कभी एसबी यानी एंटीमनी और नियोबियम भी बन सकते हैं। 4 न्यूट्रॉन इस प्रोसेस में निकलते हैं और खूब सारी एनर्जी निकलती है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है, जितने ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ऋषभ अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन जो है वो यहां पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए जरा, ये क्वेश्चन 2025 में या 24 में पूछा गया और कितने नंबर में आया सर? 2 नंबर में आया। अब आपको ये 2024-25 के क्वेश्चन में क्या दिया गया, जरा यहां पर आप थोड़ी सी नजर मारिएगा। क्या लिखा है? कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड या एब्जॉर्ब इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, देखिए जरा, तो आपको क्या है, ये इक्वेशन दे दी, ये इक्वेशन दे दी, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। ये कौन है? ये रिएक्टेंट, ये कौन है? प्रोडक्ट है। तो मुझसे क्या कह रहा है? एनर्जी रिलीज्ड का फॉर्मूला। अब यहां पे तो मुझे मास दिया गया है, मास AMU में। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं इतना बोल दूंगा, डेल्टा M इज इक्वल टू, मैं इतना बोल दूंगा, मास डिफेक्ट निकाल लूं तो सबसे पहले रिएक्टेंट का मास, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये मास डिफेक्ट निकाल के बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, नाउ तो मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मास कितना है? रिएक्टेंट में कौन है? 1H1 प्लस 1H3, तो 1H1 प्लस 1H3, 1H1 कितना है? 1.007825 प्लस 1H3 है ना, तो 3.016049। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट में कौन है? प्रोडक्ट में है 2 बार, प्रोडक्ट में है 2.014102। ठीक है, प्लस 2.014102। ठीक है, अब देखिए जरा, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए कि यहां पे 1.007825 प्लस 3.016049, ये कितना आ गया?
ये आ गया 4.023874 माइनस ये आ गया 4.028204। ठीक है, अब इसको घटा देता हूं। ठीक है, अब देखना रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट उठा रहा हूं, तो रिएक्टेंट क्या है 4.02387 माइनस प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है 4.02804। तो कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है भाई, तो मास डिफेक्ट माइनस में आ गया, मास डिफेक्ट माइनस में आ गया, माइनस का 0.0041। अब ये क्या है, मास डिफेक्ट है तो एएमयू में रहेगा। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए माइनस का 0.0041 बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा 931.5 का इंटू हो गया। ठीक है, तो 931.5 का इंटू हो गया, तो ये बच रहा है माइनस का 3.884 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, सॉरी इतनी एनर्जी, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन बता रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। हाँ, क्यू वैल्यू नेगेटिव आई, हीट की या एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आई, और ये कौन सी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इस प्रकार अगर पॉजिटिव आती तो एक्सोथर्मिक हो जाती। आप समझ गए, यहां पे बात क्लियर है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर, चलो देखिए, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज, बोला कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है कि नहीं हो रही, वो तो बाद में पता पड़ेगा। बोला इस इक्वेशन में बताओ जरा क्या कंडीशन बन रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले मास डिफेक्ट निकाल लेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी होती तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगाते। पहले मास डिफेक्ट निकाल लो, तो मास डिफेक्ट रिएक्टेंट है कितना है, तो रिएक्टेंट में कौन कौन है, रिएक्टेंट में देखना कौन कौन है, 1H2 का कितना दिया है 2.0141102 प्लस 1H3 का कितना दिया है 3.016049 5.030151। ठीक है, माइनस प्रोडक्ट का मास कितना है, प्रोडक्ट का मास 2He4 मतलब ये देखो इसका 2He4 का मास दिया है, नहीं दिया, ये 1He4 लिखा है, 2He4 लिखना, 1He4 मिसप्रिंट है। ठीक है, अब 2He4 कितना दिया है 4.002603। ठीक है, अब ये जो हम निकालेंगे ये मास डिफेक्ट आ गया, मास डिफेक्ट, तो 5 पॉइंट इसमें से ये घट जाएगा 4.002603, कितना बन गया, प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन भी तो है, अब न्यूट्रॉन भी है प्रोडक्ट में, तो मुझे इसको न्यूट्रॉन को भी ऐड करना पड़ेगा, तो 1.008665 बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। हाँ, तभी ज्यादा डिफरेंस आ रहा था, तो 4.002603 में मुझे 1.008665 को ऐड करना पड़ा, तो कितना बन गया, मास डिफेक्ट कितना आ गया 5.030151 माइनस 5.011268। अब देखना जरा, अब मैं इसमें से घटा देता हूं 5.0301, ठीक है 51 माइनस 5.011268, ये आ रहा है मेरे पास डेल्टा एम आ रहा है, बिल्कुल धैर्य, थैंक यू सो मच। न्यूट्रॉन का मास तो हम जोड़ना भूल ही गए थे, ये आ रहा है मेरे पास 88 और ये AMU। अब मैं इसको मास डिफेक्ट में बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो 931.5 का इंटू हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट करूंगा तो इतना आ जाएगा 0.0188 इंटू 931.5, तो ये आ गया मेरे पास 17.58 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
है ना। और ये फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, कौन सा है, फ्यूजन वाला। एनर्जी के फॉर्म में भी दे दिया, कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड। अब बाइंडिंग एनर्जी, अब देखना अभी मास के फॉर्म में क्वेश्चन था, अब बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में दे दिया। तो बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में होगा तो बताओ कृषि कैसे करेंगे। देखो जरा क्या लिखाया था, मास के फॉर्म में हो तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट को घटाते हैं, और अगर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में हो तो प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को। क्या लिखा है कि कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन, ये देखो फ्यूजन वाला है 1He2, मतलब ये लिखा है, ये लिखा हुआ है 1He2 और 1H2, 3He2 ये बन गया। और ये तो कह रहा है कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी। अब क्वेश्चन में बाइंडिंग एनर्जी दी गई है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा करेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, मतलब टोटल एनर्जी कितनी रिलीज होगी कैसे निकालूंगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इस बार क्वेश्चन एनर्जी के फॉर्म में दिया गया है, तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। देखना यहां पे ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं लिखा है, ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिखी है। तो 1H2 की अच्छा प्रोडक्ट में क्या क्या है, अब देखो न्यूट्रॉन तो अलग है, न्यूट्रॉन तो अकेला है, अब एक ही है, एक को क्या तोड़ा जाएगा, तो एक न्यूट्रॉन की कोई बाइंडिंग एनर्जी नहीं है। ठीक है भाई, न्यूट्रॉन अकेला है ना, तो इसको तो तोड़ना नहीं है, वो तो ऑलरेडी अकेला है। ठीक है नाउ अब देखिए, तो 3He2 की बाइंडिंग एनर्जी है टोटल 7.73 माइनस रिएक्टेंट में कौन कौन है, रिएक्टेंट में है 1He2 लिखा है, ये क्वेश्चन में ही 1He2 था ना, 1H2 तो 2.23 प्लस 2.23 7.73 में से घटा दो 4.46। अरे रे रे, आप तो कितने होशियार बच्चे हो, 7.73 माइनस 4.46 3.27, तो कितनी वैल्यू निकल के आ गई, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देता ना तो भाई चेंज खेल हो जाता, खेल बदल जाता। सर ऐसे कैसे बदल जाता, देखो बता रहा हूं। क्या लिखा है, कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसके लिए, ड्यूट्रॉन के लिए एंड हीलियम के लिए। कह रहा है कि दो ड्यूट्रॉन मतलब 1H2 प्लस 1H2 मिलकर के 2 ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई रिएक्ट टू फॉर्म सिंगल हीलियम न्यूक्लियस। दो ड्यूट्रॉन मिलकर के, देख तो लो जरा, दो ड्यूट्रॉन मिलकर के, देखो क्वेश्चन में यही तो लिखा है 2 ड्यूट्रॉन न्यूक्लियाई रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सिंगल हीलियम न्यूक्लियस। दो ड्यूट्रॉन मिलकर के एक सिंगल हीलियम न्यूक्लियस बनाती हैं, मतलब 2He4 बनाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी, द एनर्जी रिलीज्ड इज, तो मैं क्या करता हूं कि बाइंडिंग एनर्जी, अब देखना इसकी रिएक्टेंट की बात करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले देखना 1H2, तो अब 1H2 की टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या है, क्या ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिखी है क्या, नहीं, पिछले क्वेश्चन में टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिखी थी। देखो जरा, पिछले क्वेश्चन में लिखा था बाइंडिंग एनर्जी अकेला, तो इसका मतलब टोटल थी 2.23। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखा है, मतलब ये हो गया इसका कि एक न्यूक्लियन में टोटल कितने न्यूक्लियन है, दो है ना, दो, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 1H2 कितनी हो जाएगी बताओ जरा। तो इसके अंदर एक न्यूक्लियन की कितनी है 1.1, तो दो की कितनी हो जाएगी 2.2। अच्छा ये इतनी हो गई। अच्छा हीलियम के लिए कितना दिया है, हीलियम के एक न्यूक्लियन के लिए 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टोटल 4 न्यूक्लियन है, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He3He4 कितनी हो गई बताओ जरा। ये हो गई मेरे पास 4 इंटू इसकी बाइंडिंग कितनी है बोला 7, तो 28। अब निकाल दो क्यू वैल्यू, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की बाइंडिंग एनर्जी। तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी कितनी है 28 माइनस
इसकी 1s2 प्लस 1s2 तो 2.2 प्लस 2.2 तो 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये एनर्जी रिलीज्ड है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, न्यूक्लियस विद मास नंबर 240, कह रहा है एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 240 है, ठीक है, और अभी इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7.6, कह रहा है ये दो पार्ट में टूटती है, दो फ्रेगमेंट, ब्रेक्स इनटू टू फ्रेगमेंट, इसका मास नंबर 120 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5, ठीक है। दूसरा पार्ट का भी मास नंबर लिखा है ना, ईच मास नंबर 120 और ये 8.5, ठीक है। तो कह रहा है कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है कि नहीं होता, हाँ सर यही होता है, ठीक है। अब देखिए अगर यही फॉर्मूला होता है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो जरा सभी बच्चे, ध्यान से देखो। अब अगर मैं प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी की बात करूं तो ध्यान से देखना, एक्चुअल में टोटल बाइंडिंग एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, तो मास नंबर इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो 240 इंटू 7.6, 240 इंटू 7.6, 1824 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पे देखिए जरा 120 इंटू 8.5 1020 तो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट तो ये है ना, प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी हो गई 2040 दोनों को ऐड करने के बाद, और रिएक्टेंट साइड की कितनी है 1824, घटा देंगे 2040 माइनस 1824 कितना आ गया 216, तो Q इज इक्वल 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई है। दो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ चुकी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ जरा, कह रहा है ये फ्यूजन का क्वेश्चन है, दो हल्के हल्के न्यूक्लियस को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी और न्यूक्लियस स्टेबल हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस। देखो जरा 10 से छोटे छोटे वाले न्यूक्लियन जुड़ेंगे तो ऊपर की साइड जाएगा मास नंबर, तो जब 56 तक मास नंबर जब तक बढ़ नहीं जाता बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती है, ठीक है। तो हल्के हल्के न्यूक्लियस बल्कि हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। ध्यान दो, न्यूक्लियर फ्यूजन की दो नेसेसरी कंडीशन है कि एक तो ये प्रोसेस वेरी हाई टेम्परेचर पे होना चाहिए जिससे काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी और दो न्यूक्लियस जाकर के आसानी से चिपक सकते हैं। सुनो, मान के चलो फ्यूजन में क्या होता है, क्या लिखा गया है कि एक न्यूक्लियस दूसरा न्यूक्लियस आपस में जाके टकराएंगे तो दोनों के बीच में रिपल्जन होगा। अब इस रिपल्जन से बचने के लिए टेम्परेचर को और प्रेशर को बहुत हाई होना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर नेसेसरी कंडीशन की बात करूंगा तो फ्यूजन की नेसेसरी कंडीशन क्या है, बोला इन दोनों के लिए टेम्परेचर और जो प्रेशर है ये एक्सट्रीमली हाई होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन कहां पे पाया जाता है, तो बोला सन में पाया जाता है और हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक। अब इसके बाद आपको यहां पर एक क्वेश्चन मिल जाता है और फिर मैं आपको 2025 का एक क्वेश्चन करवाता हूं, ठीक। एक क्वेश्चन लिखा है कि स्टार कैन कन्वर्ट ऑल द हीलियम न्यूक्लियस इनटू ऑक्सीजन न्यूक्लियाई, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड पर ऑक्सीजन न्यूक्लियाई, मतलब एक स्टार में हीलियम जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन का जो मास नंबर है वो 16 होता है, इसका मतलब ये हो गया कि मुझे जो है कितने हीलियम जोड़ने पड़ेंगे, तो बोला 4 हीलियम जोड़ने पड़ेंगे तभी तो एक ऑक्सीजन बन पाएगा। बताओ जरा मुझे कितने हीलियम जोड़ने पड़ेंगे, 4 हीलियम जोड़ने पड़ेंगे तब जाके तो ऑक्सीजन बनेगा। हाँ सर ये बात तो सही है, तो 2 2 4 2 8, ठीक है। नाउ 4 4 8 और 8 16 नाउ। तो कह रहा है कि इस प्रोसेस में बताओ कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो भाई देखिए एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला, इसका मास नंबर इतना है, हीलियम में
मास नंबर इतने यूनिट दिए, तो 4 में मतलब एक का मास डिफेक्ट इतने यूनिट आ गया, ये मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट तो काफी ज्यादा है। एनर्जी में दिया होगा मेरे हिसाब से, ये वैल्यू जो है आधी अधूरी सी लग रही है मुझे। नहीं ठीक है, ये इसका मास अगर दिया है ये 2He4 का और ये 8 ऑक्सीजन 16 का, तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा 4.0026 इंटू 4, 4 है ना, तो 16.104 इतने AMU आ गया। ठीक है, नाउ रिएक्टेंट कितना हो जाएगा, रिएक्टेंट का टोटल मास दिया है इन्होंने 15.9994। ठीक है, ये भी AMU में है। तो मुझे निकालना है हीट की वैल्यू, यानी एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए जरा, तो पहले डेल्टा एम निकालना पड़ेगा ना, मास के फॉर्म में दिया है तो रिएक्टेंट इतना है और प्रोडक्ट 15.9994 इतना आ गया 0.1046। ठीक है, तो डेल्टा एम इज इक्वल टू इतने AMU। तो अब इसको बाइंडिंग एनर्जी में क्यू वैल्यू में कन्वर्ट करूंगा तो 0.1046 ये कितना हो जाएगा 931.5 का इंटू कर लेंगे तो 97 पॉइंट सही आ रहा है, 10.24 इज द करेक्ट आंसर। वो इंटू में जो गड़बड़ हो गई थी उसके कारण ये सब मिस्टेक हो गई। 10.24 इज द करेक्ट आंसर, वो इंटू में दिक्कत हो गई थी इसलिए गड़बड़ हो गई। नाउ अब देखो ये वाला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है, तसल्ली से इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए जरा, ड्यूटेरियम समझते हो 1H2, ड्यूटेरियम अंडरगोज फॉलोइंग फ्यूजन रिएक्शन, भाई न्यूक्लियर फ्यूजन के क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा दो ड्यूटेरियम यानी कि दो ड्यूट्रॉन को आप जोड़ते हैं तो एक आपको ये 2H3 2H ही होगा, ये मे बी टाइपो एरर है, 2He3 मिलता है प्लस एक न्यूट्रॉन मिलता है। ठीक है, और 327 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेरे हिसाब से 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी मिलती है आपको। ठीक, देखिए जरा, ये रिएक्शन है, दो ड्यूट्रॉन ऐड होते हैं तो एक हीलियम की न्यूक्लियस एक न्यूट्रॉन 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर हम 2 ड्यूट्रॉन की जगह 2 ग्राम ड्यूट्रॉन जलाएंगे, 2 ग्राम ड्यूट्रॉन, अगर सिर्फ 2 ड्यूट्रॉन के एटम ना हो 2 ग्राम ड्यूट्रॉन हो तो कितनी एनर्जी जो है रिलीज होगी और उससे 200 वॉट के बल्ब को हम कितने समय तक चला सकते हैं। तो सबसे पहले ड्यूट्रॉन के बारे में आपको बता दूं कि ड्यूट्रॉन का जो मास नंबर है दैट इज 1H2 है ना, मतलब ड्यूट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन ये 1H2 है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको ये समझना है कि एक्चुअल में, यहां पर आपको ये समझना है कि एक्चुअल में क्या है कि 1H2, तो इसका मास नंबर 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, कह रहा है कि 2 ग्राम ड्यूटेरियम से कितने जो है 200 वॉट का बल्ब चल सकता है, कितने समय तक। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भाई इससे एनर्जी निकाल लो तब पता पड़ेगा कि कितना। तो 2 ग्राम ड्यूट्रॉन से देखो, 2 एटम से इतनी 3 पॉइंट, देखो 2 ड्यूट्रॉन से कितनी एनर्जी मिल रही है, 2 ड्यूट्रॉन के एटम से कितनी एनर्जी मिल रही है 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखना, 2 ड्यूट्रॉन के, ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम एक ही बात है, 2 ड्यूट्रॉन के एटम से कितनी एनर्जी मिल रही है तो 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर एक ड्यूट्रॉन के एटम से एनर्जी पता करना है तो 3.27 डिवाइडेड बाय 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप ये पता कर लो कि 2 ग्राम में कितने एटम होंगे। तो भाई 2 ग्राम, इसका मास नंबर 2 है तो 2 ग्राम के अंदर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम होते हैं। ठीक है सर, तो 2 ग्राम के अंदर इतने एटम हो गए। ठीक है, 2 ग्राम के अंदर इतने एटम हो गए। चलिए
ठीक है, ठीक। तो अगर मैं ऐसे निकालूं कि बाइंडिंग एनर्जी, अगर मुझे क्यू वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, देखना जरा। तो 6.023 इंटू 10⁻23 एटम है और एक एटम से 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 3.27 डिवाइडेड बाय 2 इतने एनर्जी मिल रही है। 2 ग्राम में इतने एटम होते हैं, एक एटम में इतनी एनर्जी मिली और ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है। तो अब इसको जूल में कन्वर्ट करना होगा। तो 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3.27 डिवाइडेड बाय 2 मेगा इलेक्ट्रॉन, मेगा का मतलब 10⁻6 होता है और देखो मेगा का मतलब 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 10⁻19 का इंटू करते हैं। ठीक है, तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए जरा 6.023 इंटू 3.27 इंटू 1.6 कितना आ गया 31.51 डिवाइडेड बाय 2 तो 15.75। अच्छा देखना, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो Q यानी एनर्जी कितनी आई, इसको 15.75 सब इंटू करें 23 और 6 29, 29 में से 19 जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 10। तो इतनी जूल एनर्जी मिल रही है। अब आपसे ये क्या एनर्जी है, कह रहा है कि 200 वॉट का बल्ब कितने टाइम तक चलेगा। तो भाई फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम यानी कि एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब मुझे निकालना है टाइम, कितना टाइम लगेगा, तो मैं इसको निकाल दूंगा एनर्जी कितनी 15.57 10⁻10 जूल अपॉन में पावर कितनी है 200 वॉट, मतलब वो भी होता है जूल पर सेकंड। तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो कुछ सेकंड में निकल के आ जाएगा। ठीक है, सेकंड को फिर ईयर में कन्वर्ट कर लो, डे में कन्वर्ट कर लो, वो कर सकते हो। ठीक है, तो इतने सेकंड हो गया, सेकंड में निकाला हो चलेगा। ये वाला बताओ, द कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास नंबर है शार्प पॉइंट फॉर हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि हीलियम न्यूक्लियस में जो शार्प पॉइंट, जो पीक बन रहे थे ना, पीक, उसका मतलब क्या था, तो उसका मतलब यह है कि हीलियम न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल है अपने नीबरिंग एटम से। याद करो वो पीक बन रहे थे, है ना, बस यही बात है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस पढ़ लेना। फिजन फ्यूजन में अभी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, एक क्वेश्चन। अच्छा इसके बाद बताओ जरा, हैवी न्यूक्लियस में क्या ज्यादा होंगे, तो बोला हैवी न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन अगर ज्यादा होंगे तो रिपल्जन के कारण वो टूट जाएगी, है ना, तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन दिया गया है कि बीटा डिके में क्या होता है, तो बीटा नेगेटिव डिके में एक न्यूट्रॉन जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आप जो है आराम से पढ़ लेना। ठीक है, थ्योरी पॉइंट है, ये तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये देखो ये कुछ थ्योरी है कि भाई क्यू वैल्यू क्या है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये फिजन और फ्यूजन के बारे में थ्योरी लिखाई गई है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, चलो ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ये देखो जरा, सैचुरेशन इफेक्ट हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में पहली स्लाइड में पढ़ाया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। चलो आज का आखिरी क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, ध्यान से देखिए आज का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी टाइप का हो जाता है, लेकिन आज का आखिरी क्वेश्चन कर लो। ठीक, आज का आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए, बिल्कुल 3 नंबर में आ सकता है। कभी कभी ऐसे दे दिया जाए, कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर का ये ग्राफ है, अलग अलग एलिमेंट के लिए बनाया गया, WXYZ के लिए। कह रहा है ये बताओ कौन सी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, तो कौन सी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला, क्यू वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो अब देखना जरा यहां पे क्या है, इस साइड दी गई है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इस साइड दिया गया है मास नंबर। तो मैं क्या करता हूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में मास नंबर का इंटू कर देता हूं, तो मेरे पास टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकल के आ जाती है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक काम करूंगा, मुझे निकालना है किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, द प्रोसेस दैट वुड रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो मैं चेक कर लेता हूं कौन सी प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी। तो मेरे पास तरीका होता है, मैं क्या करूं,
प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटाऊं तो देखना Z, अगर मैं A को चेक करता हूं कि इसमें एनर्जी रिलीज होगी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा। तो 2Z माइनस वाई, 2Z माइनस वाई, तो 2Z क्या है प्रोडक्ट और Y क्या है रिएक्टेंट। तो 2Z माइनस वाई चेक करूंगा तो मैं 2Z, Z की वैल्यू, Z की बाइंडिंग एनर्जी 30 इंटू 5 मास नंबर इंटू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो ये बना 150। Y का Y सॉल्व करेंगे, Y 60 इंटू 8.5, तो 60 इंटू 8.5, 60 इंटू 8.5 510, तो माइनस में आ रहा है, माइनस का 210, ये तो एंडोथर्मिक है, मतलब ये तो अपना गलत आंसर है। इसी प्रकार से चेक कर लेंगे, लेट्स से सी को चेक कर लेता हूं, हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू W गिव्स 2y, तो 2y माइनस W, अब 2y चेक करेंगे, y कितना है, y निकल के आ रहा है 60 इंटू 8.5, तो y तो है मेरे पास 510 इंटू में 2, माइनस W कितना निकल के आया, W तो 120 इंटू 7.5, 120 इंटू 7.5, 900, बहुत बढ़िया। इसमें आ जाएगा प्लस का 120, तो इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते, मतलब यहीं पे चेक हो गया अपना, सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब अगर ऐसे कर लेते, इसको जोड़ते, एक्स और जेड को जोड़ते, प्रोडक्ट माइनस इसको घटा देते, ठीक है, रिएक्टेंट अगर ये नेगेटिव आता तो इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस प्रकार से पता कर लेते हैं कि एनर्जी किस प्रोसेस में जो है ज्यादा है, किस प्रोसेस में कम है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग आराम से कर पाओगे, और आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं समाप्त।